बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। तो आज को जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है हैज़ यूएन फेल्ड। तो इस टॉपिक पे आज मैं इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने जैसा कि करंट अफेयर्स के हवाले से मैं कोई बुक नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये न्यूज़पेपर रीडिंग से होना है। जो मैं लेक्चर दूंगा वो लेक्चर आप नोट करके जो जो अपडेट न्यूज़पेपर में उसके हवाले से आता जाए उसे आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाएँ। न्यूज़पेपर रीडिंग के हवाले से मैंने अपनी एक वीडियो में वैसे जिक्र किया हुआ है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि आपने कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर जैसा कि डॉन हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, इनको आपने रीड करना है। इनमें से जो करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है या आर्टिकल आता है या एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल तो वैसे आपने सारे पढ़ने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो अपडेट आपने बना के अपने रजिस्टर में नोट कर लेना होता है। जो जो करंट अफेयर का टॉपिक आपने अपने रजिस्टर में लिखा होता है। तो अब जो मैं लेक्चर दूंगा वो लेक्चर आप सारा अपने रजिस्टर में नोट करें और उसके एंड पे जो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई रीसेंट न्यूज़ आए उसे आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाएं। अब हम मज़ीद बातों में टाइम ज़ाया करने की बजाय हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं, जो कि है हैज़ यूएन फेल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रीवियस पेपर्स में पूछा जाता रहा है। तो ये मैंने कुछ वाइट बोर्ड पे लिखा है, इसे आप सबसे पहले यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके अपने रजिस्टर में नोट कर लें। फिर जो इन हेडिंग्स के बारे में मैं बताऊँगा वो भी साथ साथ आप अपने उन हेडिंग्स में नोट करते जाना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टॉप करके इनको नोट कर लें। तो इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये हिस्ट्री से लेके वोटिंग सिस्टम तक यहाँ तक मैं आपको तेज़ी से बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये जस्ट इंट्रोडक्टरी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो है वो मैं हाउ यूएन वर्क्स इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर ये इस वर्क की वजह से ये कैसे फेल हो गई ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सबसे पहले हम टॉपिक को हिस्ट्री से शुरू करते हैं। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 से लेके 1918 तक हुई, उस वक्त जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था वुड्रो विल्सन, उसने लीग ऑफ नेशंस प्रपोज की। वो लिबरल था, वो पीस चाहता था, तो उसने लीग ऑफ नेशंस प्रपोज की। तो लीग ऑफ नेशंस जो थी इसको अमेरिका खुद ही, जो कि जिसका फाउंडर जो था वो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो खुद ही इसको ज्वाइन ना कर सका क्योंकि अमेरिकन सेनेट ने इसको ज्वाइन करने का जो प्रपोजल था उसे रिजेक्ट कर दिया। तो फाउंडर जो कि अमेरिका था वो इसको ज्वाइन ना कर सका। तो उसके बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस जो थी वो बुरी तरह फेल हो गई। वो कैसे फेल हुई वो मैं अब आपको बता देता हूँ। क्या हुआ कि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद जितनी भी अग्रेशंस हुई थी, जितनी भी आर्म्ड अटैक्स हुए थे, उनको रोकने में लीग ऑफ नेशंस जो थी वो नाकाम हो गई। फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ एग्रेशंस जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान में हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जर्मनी इन्वेडेड ऑस्ट्रिया, इटली इन्वेडेड इथोपिया एंड जापान इन्वेडेड मैंचोरिया। इन एग्रेशंस को रोकने में लीग ऑफ नेशंस जो थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई। इसके बाद 1939 में रशिया ने फिनलैंड पे अटैक कर दिया। इस एग्रेशन को रोकने में भी लीग ऑफ नेशंस जो थी वो नाकाम हो गई। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुई। सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में पीस को हासिल करने के लिए जो बनाई गई थी यूनाइटेड नेशंस बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई। तो इसका जो पर्पस था वो पीस ही था। अब यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो आप अपने रजिस्टर में नोट कर ले, वो मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। तो इसके जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूएन सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये इसके जो है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देख लेते हैं, जो कि बेसिकली इसका यूनाइटेड नेशंस का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है और इसका पर्पस जो है वो मेंटेन पीस है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसके जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 जो होते हैं वो इसके परमानेंट मेंबर हैं और बाकी 10 जो है वो हर 2 साल बाद सेलेक्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके हैं। इसका जो वोटिंग प्रोसीजर होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें ये होता है कि जो इसके 15 मेंबर्स हैं, प्रोसीजरल मैटर्स में क्या होता है कि जो 15 मेंबर्स हैं उनमें से 9 का
येस वोट चाहिए होता है, अफर्मेटिव वोट चाहिए होता है। बाकी जो सब्सटेंटिव मैटर्स हैं उनमें 9 का येस वोट या अफर्मेटिव वोट चाहिए होता है, और उन 9 में वो जो बिग 5 जो मैंने आपको बताया है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएस और यूके, उनका भी हाँ उनमें शामिल होनी चाहिए। तो अगर उनमें से एक भी नेगेटिव वोट दे दे तो वो फैसला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और इस एक भी नेगेटिव वोट को वीटो पावर कहते हैं, जो कि सिर्फ बिग 5 जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास होती है। तो ये आएगा कैसे, वीटो जो है वो फेलियर की तरफ यूनाइटेड नेशंस को लेके गई है। ये आगे फेलियर ऑफ यूएनओ में इंशाल्लाह वीटो पावर के बारे में मैं बताऊंगा, ये किस तरह यूनाइटेड नेशंस के फेलियर की वजह है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे बार बार लफ्ज़ स्टेट का आएगा, तो स्टेट क्या होती है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। तो ये 4 चीज़ें अगर किसी जगह पे होंगी तो वो स्टेट होगी, क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं। अब हम आते हैं कि यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है ये वर्क किस तरह से करती है। ये मैंने कुछ उस हवाले से आर्टिकल लिखे हुए हैं यूएन की वर्किंग के हवाले से। आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 41 और आर्टिकल नंबर 42। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 24। जो आर्टिकल नंबर 24 है वो ये कहता है कि इट इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब जो स्टेट किसी दूसरी स्टेट के खिलाफ अगर कोई एग्रेशन करती है तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस किस तरह से काम करती है, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस का जो आर्टिकल नंबर 39 है वो ये कहता है कि इट इज़ फॉर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल टू डिसाइड वेदर द एग्रेशन हैज़ बीन कमिटेड और नॉट। तो अब जब एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट के खिलाफ एग्रेशन कर देती है और यूनाइटेड नेशंस जो है उसको वो डिफ़ाइन कर देती है कि एग्रेशन हो गई है, तो उसके बाद अब क्या एक्शन यूनाइटेड नेशंस उस स्टेट के खिलाफ करती है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 40 ऑफ यूएन चार्टर, अग्रेसर इज़ गिवन अ वार्निंग। यानी जब किसी स्टेट ने दूसरी स्टेट के खिलाफ एग्रेशन कर दिया है उसके बाद सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशंस है उसे वार्निंग देती है। तो उसके बाद अब वार्निंग के बाद भी अगर वो स्टेट बाज नहीं आती तो उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 41 है वो ये कहता है कि सैंक्शंस विल बी अप्लाइड अगेंस्ट द अग्रेसर। अब यूनाइटेड नेशंस ने उस कंट्री के खिलाफ सैंक्शंस जो है वो अप्लाई कर दी हैं, यानी कि उस पर डिफरेंट किस्म की पाबंदियाँ, इकोनॉमिक पाबंदियाँ जो है वो लग गई हैं। तो उसके बाद भी अगर स्टेट बाज नहीं आती तो उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 42 है यूनाइटेड नेशंस का वो ये कहता है कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट फोर्सेस अप्लाइड। अब मैंने ये जो आर्टिकल्स आपको बताए हैं इनकी मैं आपको समरी बता देता हूँ। तो यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करता है, सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है कि एग्रेशन जो है वो कमिट हुई है या नहीं। अब एग्रेशन कमिट हो गई है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जो है वो पहला काम ये करती है कि उस स्टेट को वार्निंग दी जाती है। तो वार्निंग के बाद भी अगर वो स्टेट बाज नहीं आती तो उसके बाद उस पर सैंक्शंस अप्लाई की जाती हैं, यानी कि उस पर डिफरेंट किस्म की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तो अगर उसके बाद भी बाज नहीं आती तो उसके बाद जो है वो फोर्स अप्लाई की जाती है, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है अपनी फोर्स वहाँ पे भेजती है अग्रेसर के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये तो हो गया यूनाइटेड नेशंस का पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो पीस को मेंटेन करने के लिए कोशिश करती है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो किस तरह से फेल हो गई है। तो इसका जो मैंने हेडिंग्स बनाई है, सबसे पहला ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अगर हम 1990 में देखें तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया। वो कुवैत को अपना 19वां सूबा कहता था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक कर दिया। जो असल रीज़न थी कुवैत पे अटैक करने की वो ऑयल थी। तो कुवैत पे अटैक हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, सबसे पहले वार्निंग दी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने अपनी फ़ौजें जो थी वो ना हटाई। उसके बाद सैंक्शंस अप्लाई की गई लेकिन फिर भी बात ना आई। उसके बाद फाइनली फोर्स अप्लाई की गई जिसकी वजह से सद्दाम हुसैन को अपनी जो फोर्सेस थी वहाँ से वो बुलानी पड़ी। तो ये तो हो गया कुवैत वाला मामला। अब 2003 में क्या हुआ, अमेरिका ने इराक़ पे हमला कर दिया। इराक़ पे हमला जब हुआ तो यूनाइटेड नेशंस उसमें कुछ नहीं कर सकी। अमेरिका ने इराक़ पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, यानी WMD हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाने के बाद अमेरिका ने इराक़ पे हमला कर दिया। अकॉर्डिंग टू द UN चार्टर सिर्फ 2 सूरतों में फोर्स अप्लाई की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 42 और 51 अगर हम UN चार्टर का देखें तो उसमें सबसे पहले अलाउड बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल, एक तो इस सूरत में फोर्स अप्लाई की जा सकती है। दूसरी जो सूरत बनती है वो सेल्फ डिफेंस है।
तो आर्टिकल नंबर 42 और 51 को अगर हम देखें यूएन चार्टर के, तो ये दो सिर्फ रीजंस बनती हैं अगर जब कोई फोर्स किसी कंट्री के खिलाफ अप्लाई की जा सकती है। अब अगर हम अमेरिका का ये एक्ट देखें जो उसने इराक पे अटैक किया था, तो अगर हम यूनाइटेड नेशंस का चार्टर देखें, यूएन चार्टर देखें, तो उसमें एग्रेशन की डेफिनेशन नहीं है। उसमें आर्टिकल नंबर अगर हम उसका 2 to 4 देखें तो उसमें यह लिखा हुआ है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन इज इलीगल। एग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो यूएन जनरल असेंबली की एक रेजोल्यूशन थी, उसके आर्टिकल नंबर 3 में एग्रेशन की जो है वो डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 3 ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेजोल्यूशन is an armed attack against the territorial integrity of a nation is aggression। अब अगर हम इस रेजोल्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 और यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 2 to 4 से कंपैरिजन करें तो दोनों में एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन इज इलीगल, ये है आर्टिकल नंबर 2 to 4। अब जो आर्टिकल नंबर 3 है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन का, वो बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एंड पे लिखा हुआ है कि इज अग्रेशन, जहाँ पे आर्टिकल 2 to 4 में लिखा हुआ है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन इज इलीगल, इलीगल की जगह पे लिखा हुआ है एग्रेशन। यानी कि हम एग्रेशन को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन इज एग्रेशन। तो अब अगर हम इसको देखें तो अमेरिका ने इराक पे जब अटैक किया था तो उसने अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ दैट नेशन किया था, तो वो इलीगल था। लेकिन अमेरिका ने अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी वो ये थी, आर्टिकल नंबर 52 जो यूएन चार्टर का है वो ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस इज अलाउड इफ एन आर्म्ड अटैक अकर। अब इस आर्टिकल की जो अमेरिका ने इंटरप्रिटेशन दी उसने ये कहा कि सेल्फ डिफेंस उस सूरत में भी किया जा सकता है अगर किसी मुल्क से आपको खतरा हो कि वो मुल्क आप पे अटैक कर सकता है। तो ये उन्होंने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन पेश की और उसके बाद उन्होंने इराक पे अटैक कर दिया 2003 में। अगर हम देखें तो 1990 में जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया तो उसने एग्रेशन की और यूनाइटेड नेशंस ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन जब अमेरिका ने अटैक किया तो उन्होंने गलत सी इंटरप्रिटेशन देके और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया और यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे सिर्फ जो है वो खामोशी से बैठ के तमाशा देखती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हम अगर अब दूसरी हेडिंग की तरफ आएँ जो कि है वीटो पावर, तो वीटो पावर जो है ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो ज़्यादती है। जो बिग 5 हैं, 5 कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताए हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उनके पास वीटो पावर होती है, वो किसी भी मामले में वीटो कर सकते हैं। जैसा कि कश्मीर के मामले में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसला गया तो रशिया उस वक्त इंडिया का पार्टनर होता था, तो रशिया ने वीटो कर दिया, परमानेंट बैन लग गया कश्मीर का मसला हल करने पर। इसी तरह जब भी कोई भी किसी बिग 5 या उसके किसी इत्तेहादी के खिलाफ कोई बात आती है तो जो बिग 5 हैं वो वीटो कर जाते हैं। तो वीटो की वजह से भी अगर हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के काम करने में जो वीटो पावर है वो बहुत बड़ी रुकावट है। अब अगर हम इसको रीसेंट सिनेरियो में देखें तो जब पैलेस्टाइन इशू वाले मामले में ट्रंप ने जब रौला डाला था, जब वो अपनी एम्बेसी तेल अवीव से उठा के जेरूशलम में लेके जा रहा था, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये मामला आया तो उसमें अमेरिका वीटो कर गया। अमेरिका के वीटो करने से अब जबकि बाकी तमाम जो 14 मेंबर्स थे वो अमेरिका के इस डिसीजन के खिलाफ थे। अब यूएस एम्बेसडर टू यूएन जो है यानी निकी हाले जो है उसने इस मामले पे कहा था, नो कंट्री कैन टेल अमेरिका वेयर टू शिफ्ट इट्स एम्बेसी। तो उस मामले में भी अमेरिका ने वीटो कर दिया। जब भी कोई बिग 5 के खिलाफ या इसके किसी इत्तेहादी के खिलाफ कोई काम होने शुरू होता है या कोई किसी इत्तेहादी के खिलाफ कोई काम होता है, जैसा कि सीरिया में जब केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए थे अवाम के खिलाफ, तो उस वक्त भी जब उसकी इन्वेस्टिगेशन का मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आया तब रशिया वीटो कर गया। तो इस वजह से ये जो बिग 5 हैं ये वीटो करके बड़ी प्रॉब्लम काज करते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के फेलियर में बहुत बड़ी एक वजह है वीटो पावर जो बिग 5 को मिली हुई है। अब ये बुश डॉक्ट्राइन आ जाती है। बुश डॉक्ट्राइन क्या है? बुश डॉक्ट्राइन ये है कि बुश ने कहा था कि अमेरिका कैन अटैक एनी कंट्री इफ़ इट फील्स a threat to its territorial integrity from a state. All this would be the exercise of self defense for America. यानी अमेरिका किसी भी कंट्री के खिलाफ फोर्स यूज़ कर सकता है जिससे उसे खतरा हो कि ये इस पर अटैक कर सकता है।
तो ये बुश डॉक्ट्राइन थी। आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इस मामले में क्या कर सकती है। वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिका वीटो कर जाएगा। अब ये जो लीगैलिटी ऑफ सेल्फ डिफेंस है ये मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर का आर्टिकल नंबर 52 जो है वो ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस इज़ अलाउड ओनली इफ़ एन आर्म अटैक अकर्स। तो इस हवाले से मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अमेरिका ने इसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके इराक पे अटैक कर दिया था, तो इस मामले में भी यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं कर सका था। अगर हम अपनी इस सारी डिस्कशन को देखें तो इस सारी डिस्कशन में ये जो प्रोसीजर बताया ये बड़ा ज़बरदस्त बताया हुआ, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को हम कह सकते हैं कि ये फेल हो गई है। ये किसी भी मामले में अगर हम वैसे भी देखें यूनाइटेड नेशंस की नाक के नीचे जो काम हुए हैं हम वो देख लें, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, तो ये सारे मामलात। अब रशिया ने जब 1979 में अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दिया था तब यूनाइटेड नेशंस क्या कर रही थी। तो ये सारे अगर हम दुनिया को ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। इसी तरह से अब अगर हम मज़ीद मिसालें देख लें तो रशिया ने 2014 में यूक्रेन का कुछ एरिया जो था उसे कैप्चर कर लिया था। ये सारी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल हो चुकी है। उनको कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं तो कंक्लूजन ये है कि दुनिया में जनाब माइट इज़ राइट का ही राज है। कोई भी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती। नियो रियलिज्म जो है वो बिल्कुल ठीक कहती है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह, तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी पावर्स को उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए बनाई गई हैं। ये इनका छोटे कंट्रीज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। छोटे कंट्रीज़ को खुद जो कुछ करना है उन्होंने अपने बलबूते पे करना है। तो यूनाइटेड नेशंस को हम कंक्लूजन के तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल हो चुकी है। इससे अगला लेक्चर करंट अफेयर का इंशाल्लाह मैं अमेरिका चाइना रिलेशन पे दूंगा। वो भी काफ़ी हॉट टॉपिक है और अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।